आज की 9th मीटिंग जो हमारी है, ये हम लोग 9वीं मीटिंग कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम सभी मीटिंग में अभी तक आप लोगों के सहयोग से सफलता प्राप्त करते रहे हैं। आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा हृदय से नमस्कार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अंधारे साहब करेंगे और मैं साथ ही उनसे अनुरोध करूंगा कि सिर्फ अध्यक्षता ना करें, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन भी मैं ये जिम्मेदारी उनको देना चाहता हूं। तो निवेदन है कि अंधारे साहब कार्यक्रम का समापन भी करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वो वरिष्ठ जनों की तीमारदारी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे आपको डिटेल में मिलेगी। और आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता अपने अनिल वानखेड़े जी और साथ में उनकी धर्मपत्नी राजश्री जी हैं, और जयपुर से श्री विजय कुमार गर्ग आज के कार्यक्रम के मुख्य आप दोनों परिवार जो है उद्बोधक होंगे। और अब मैं देवराज साहब को निवेदन करता हूं कि कृपया अपना कॉन्फेडरेशन के अध्यक्षता की बातें और सभी का स्वागत, और इसके बाद मैं अंधारे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया कार्यक्रम का संचालन करेंगे। धन्यवाद। देवराज साहब प्लीज। आज की इस 9वीं साप्ताहिक मिलन बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन रायपुर की ओर से मैं चंद्र प्रकाश देवरस अध्यक्ष आप सभी महानुभावों का, महिलाओं का, बहनों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए इस वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की है। आज हम नागपुर के और उदयपुर के लोगों के से हम सुनेंगे। नागपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े और उनके पति श्री प्रोफेसर अनिल वानखेड़े। ये नागपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग और ये ट्रेंड तीमारदार हैं। ये सीनियर सिटीजन्स की सेवा में संलग्न रहते हैं। इसी तरह राजस्थान वरिष्ठ नागरिक मंच के महासचिव श्री विजय कुमार गर्ग भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमती राजेश्वरी वानखेड़े और श्री अनिल वानखेड़े जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम उनके विचार और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हम भी उनका अनुसरण और उनके इस अनुभव का लाभ ले सकें। मैं सभी के सूचना के लिए बता दूं कि अभी तक हमारे इस बीच में भीलवाड़ा से श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, विजय कुमार गर्ग राजस्थान से, दुर्ग से, भिलाई से, बिलासपुर से, ऐसे 15-16 लोग जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़ते जाएंगे। अमूमन 40 से 50 लोगों के जुड़ने की हमें उम्मीद रहती है और यह उम्मीद भी आज पूरी होगी, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है। अगले बुधवार के लिए अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं। कंफर्मेशन प्राप्त होने के बाद में इस कार्यक्रम के अंत में मैं घोषणा करूंगा। पुनः एक बार मैं सभी का स्वागत करते हुए सोनी जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देवराज साहब। अब मैं अंधारे साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अध्यक्ष के पद को सुशोभित करें और सभी के साथ अपनी बातें शेयर करें। अंधारे साहब। मैं चंद्रकांत अंधारे, ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर का अध्यक्ष हूँ और मुझे आज आपने बुलाकर सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय ज्यादा व्यस्त न करते हुए जो भी संचालन कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंधारे साहब। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच नागपुर से वानखेड़े जी हैं, तो कृपया अपना उद्बोधन सभी को देंगे। सौभाग्य हमारा बहुत सार्थक आज का विषय है और आप लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वानखेड़े सर।
जी, बहुत बहुत आभारी हैं पहले हम देवव्रत साहब के, और देश के सारे प्रांतों से जुड़े हुए विभिन्न ज्येष्ठ नागरिकों को आज मिलने का मौका मिल रहा है। तो इससे अच्छा मैं नहीं समझती हूँ कि इससे अच्छी मीटिंग मेरी आज तक कभी हुई होगी, क्योंकि मेरे सामने वो सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपना योगदान समाज के विभिन्न सेक्टर्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देवव्रत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा और इनवाइट किया हम लोगों को मीटिंग में। मैं डॉक्टर राजेश्वरी वानखड़े, मैं हूँ प्राध्यापक सर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, शासकीय तंत्र निकेतन नागपुर में, और मेरे पति हैं अनिल वानखड़े जी, ये हैं कर्मशाला अधीक्षक जी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ वर्कशॉप्स उसी संस्था में जहां मैं कार्यरत हूँ। और हम दोनों गत 30 वर्षों से अपनी अपनी सेवाएं शासकीय तंत्र निकेतन में दे रहे हैं। सर देखिए कि हमारी तकनीकी शिक्षा में हमारा जो योगदान आज तक रहा है, हम ये समझते हैं कि हम दाल रोटी के लिए तकनीकी शिक्षा में आए और दाल रोटी के लिए हम अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन भगवान ने शायद इसी के लिए लोगों को नहीं बनाया। इसलिए पिछले 30 सालों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान देने की एक कोशिश हमारी रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स हो, ऑर्गन डोनेशन हो, करियर फेयर्स हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां हमने कोशिश की है, शिरकत की है हर एरिया में। विमेन एम्पावरमेंट हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं सर जहां कार्यरत है। हमें कोई एडिशनल सैलरी इसके लिए कभी मिली नहीं, लेकिन जो आंतरिक समाधान हम लोगों को प्राप्त हुआ है इन सब कार्यों से, वो शायद किसी चीज से भी वो आंका नहीं जा सकता। तो दूसरी ये बात मैं आपसे कहूंगी कि मैं और मेरे पति, हमने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में हमारा योगदान दिया है महाराष्ट्र के। जैसे हम लोग गढ़चिरौली में थे 4 साल, ब्रह्मपुरी में थे कम से कम 7 साल तक। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रश्न है उनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है, कुछ न कुछ वो इसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक 4 लाइनें मैं कविता की आपके लिए कहूंगी, शायद आप समझ जाएंगे कि मेरी लाइनें किसके लिए है। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। सर ये 4 पंक्तियां समर्पित हैं बहुत सुंदर सारे ज्येष्ठ नागरिकों को जिनसे आज हम मुखातिब हैं, और उन्हीं के प्रश्नों के लिए हम एक समाधान ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए एक ऐसे मकाम पे जिसके बारे में मेरे पति मिस्टर वानखड़े आपको बताएंगे। थैंक यू। नमस्ते सर। वेलकम वानखड़े सर। मेरे पत्नी की अच्छी है उतनी ही मेरी बुरी है, तो थोड़ा सा प्लीज उसमें जरा मेरे को माफ कर देना। मैंने सर आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें। बेंगलोर से विद्या गोवर्धन जी जुड़ी हैं, सभी लोग सभी देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हैं, तो हिंदी टूटी फूटी सही लेकिन सबको आती है अच्छे से। अच्छा, तो ये जो सीनियर सिटीजन्स के जो तमाम सवाल हैं, ये इसकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम लोग तो दिस इज अनएंडिंग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच दी सीनियर सिटीजन्स आर फेसिंग। और हमने तो ये भी देखा हुआ है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, उनके बेटे डॉक्टर्स रहने के बावजूद भी वो फॉरेन में सेटल्ड है और इनकी केयर लेने के लिए कोई नहीं है करके इनको वृद्धाश्रम में भेजा गया। वृद्धाश्रम में वो मर गए और उन्होंने बोला कि बच्चे के पास उतना भी टाइम नहीं है कि वहां पे कम से कम अंत्य संस्कार को आए। तो ऑनलाइन अंत्य संस्कार की प्रोविजन करवाने के लिए उन लोगों ने बोला। अभी इतनी सब सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप सब लोगों को मालूम है। अब मैं सॉल्यूशन के ऊपर आता हूँ डायरेक्टली। अब ये जो है वर्किंग वुमेन है,
वर्किंग वुमेन को सवेरे मुंबई में, अगर मुंबई या मेट्रोपोलिस में अगर काम करना है तो सवेरे 5 बजे उठ के मशीन की जैसा उसको सब काम करना पड़ता है और जाके फिर नौकरी करना पड़ता है, वापिस आना पड़ता है। तो क्या सिर्फ पैसे, और द टाइम कम्स कि जब वो औरत को लगता है कि मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ, ना मैं मेरे पति को खुश रख सकती हूँ, ना मेरे बच्चों को खुश रख सकती हूँ, ना मैं इन लॉज को खुश रख सकती हूँ। एंड क्यों ये हो रहा है? क्योंकि उनके पास एक 24/7 डोमेस्टिक वर्कर बोलने के बजाय एक ब्रदर अवे फ्रॉम ब्रदर और सन अवे फ्रॉम सन नहीं रहता है करके उसको सब एक काम करना पड़ता है। और बेचारी एक दिन जो प्रोडक्टिव नेशन के प्रोडक्टिव वर्क में काम कर रही है उसको ये करना पड़ता है, इस्तीफा देके घर पे बैठना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, आप सब लोगों के बेटों की शादी हो गई होंगी, बेटियों की शादी हो गई होंगी, वो अपने अपने घर में व्यस्त है। आज आपके पास है घर है, दार है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास आपका लड़का नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हमने क्या किया है कि वी वांट टू जनरेट अ सन अवे फ्रॉम सन, आप एक सन अवे फ्रॉम सन और ब्रदर अवे फ्रॉम ब्रदर। अब ये सन अवे फ्रॉम सन कैसा रहना चाहिए? एक तो आपके लड़के जैसा रहना चाहिए, उसमें सेवा भाव आना चाहिए, उसको प्रामाणिक रहना चाहिए, और दूसरी बात उसको कुछ स्किल सेट आना चाहिए, लाइक ड्राइविंग आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए, हाउसकीपिंग आना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी आना चाहिए। तो ऐसा लड़का तैयार करना चाहिए कि जिसको ड्राइविंग भी आए, कुकिंग भी आए, हाउसकीपिंग भी आए, हॉस्पिटैलिटी भी आए, पेशेंट केयर भी आए, और उसको ई कम्युनिकेशन आए, भी अंग्रेजी भी आना चाहिए। तो लुकिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिजाइन द करिकुलम एंड वी गॉट इट अप्रूव्ड, और बिल्डिंग वगैरह सब हमारी तैयार है। अभी कल हमारी कल एक कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, और वो लोग बच्चे देने वाले जो अनाथ बच्चे रहेंगे उनका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और उनको ये सारी स्किल्स जो है, ये सारी स्किल्स उनको इम्पार्ट की जाएंगी। और वैसा फिर लड़का जो हम बनाएंगे, वो लड़का आपके पास भेजा जाएगा। वो भेजा जाएगा बोले तो वी आर नॉट द सर्विस प्रोवाइडर। आपने बीच में किसी ने तो भी यूज किया वर्ड सर्विस प्रोवाइडर, है ना। वी आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करने वाले हैं। और जिन लोगों को भी ऐसी जरूरत है ऐसे बच्चों की, वो लोग अपने हमारे नागपुर में आए, बच्चा सिलेक्ट करें और वो बच्चा लेके जाए, और उसको आपके यहाँ रह के खा पी के उसको 15,000 रुपए महीना आपने देना है। क्योंकि आप लोग ड्राइवर को ही 15,000 रुपए देते हैं, बाई जब खाना बनाने के लिए आती है उसको 4-5 हजार रुपए दिया जाता है, जो एक आधी दूसरी बाई आती है डस्टिंग वगैरह की, उसको आप बहुत सारे पैसे दो। ऐसा करते करते आपके 25-30 हजार रुपए कैसे निकल जाते हैं ये पता नहीं चलता। और जब बाई खाना गरम बनाती है तो आपको भूख नहीं लगती, और आपको जब भूख लगती है तो खाना गरम नहीं मिलता, यानी फिर से अपने को आपके बीबी को ही खाना गरम करने लगाना पड़ता है। और एट द एज ऑफ 70 तो मेरे को लगता है कि सब यू शुड बी एलिजिबल टू गेट एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल। जैसा हर एक चीज, मेडिसिन की फाइल कहाँ पे है, आपके इसकी फाइल कहाँ पे है, लड़के को ये पता चलेगा कि मम्मी को दवाई कौन सी देना है, कितने बजे देना है, पापा को कितने बजे देना है, वो फाइल कितने बजे है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना है, गाड़ी निकालना है, गाड़ी निकाल के डॉक्टर के पास जाना है। ये ऐसा एक स्मार्ट बॉय केयर टेकर हम लोग तैयार करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। शायद जनवरी-फरवरी महीने में अगर हमारा टाई अप हुआ तो जनवरी-फरवरी महीने में हम लोग चालू करेंगे। एक्चुअली वी वांटेड टू स्टार्ट इट इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ, बट ड्यू टू कोरोना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा सकते। और हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बात किया कि अगर आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, क्वालिफिकेशन बच्चों का ये है कि वो 10वीं नापास भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसकी उम्र 17 से 20 साल रहना चाहिए। 17 से 20 साल की उम्र में
हम 17 से 20 साल की उम्र के बच्चों को हम ये सब स्किल हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली देंगे और उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना के एक घर का सदस्य कैसा रहता है वैसा बना के हम आपके पास उनको भेजने वाले हैं। ओवर टू माय वाइफ डॉक्टर राजेश्वरी जी। सर कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया है? हाँ मैडम, बिल्कुल सही। तो क्या इसमें कुछ आप लोगों के सवाल जो होंगे वो लिए जा सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम कोरोना के चलते 1 साल थोड़ा सा डिले हुआ है। कल हमारी कमिश्नर लेवल पे और मंत्रालय के स्तर पे कल हमारी 2 बैठकें हुई, तो उसमें ये बात आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी शेप में है, करीब 18,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन है, उसमें 100 लड़कों के रहने की जगह है, वहाँ उनकी प्रॉपर लैब्स की व्यवस्था है, हाउसकीपिंग लैब, पेशेंट केयर, योगा, प्राणायाम। देखिए, हम लोगों को रोबोट्स तैयार नहीं करने हैं, हम लोगों को एक संस्कारी लड़का तैयार करना है जो समाज में जाके हल्ला न मचाए या किसी के गले ना काटे। इसीलिए इस प्रोग्राम को रेसिडेंशियल किया गया है। अदरवाइज वही 10 से 5 जैसा कॉलेज होता है या नॉर्मल स्कूल होता है, उस तरह का हम उसको कर सकते थे, लेकिन आपके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको समय देना पड़ेगा। उसके लिए उस व्यक्ति को आपके पास रहना बहुत जरूरी है और योग्य शिक्षकों के द्वारा उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जी। ओवर टू ये सुविधा आप नागपुर में ही रखी हैं या कहीं पर भी ये प्रोवाइड? नहीं, कहीं पर भी। ये जो बच्चे हैं जो ट्रेन हो जाएंगे, इनको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्लेसमेंट इनका हो सकता है। थैंक यू। जैसे आप सब लोग मेरे सामने हैं, आप भारत के हर प्रांत से आप लोग आए हुए हैं, आज आप लोग जो जुड़े हैं, तो अगर आप लोगों की इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो मैं कहूंगी कि चूंकि मैं बहुत क्लोज कांटेक्ट में हूँ देवरस सर के साथ में, सर के प्रॉपरली हम लोगों को मैसेजेस और फोन कॉल समय समय पे रहते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देवरस सर के पास लिखवा सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा वो करीब 1 साल बाद होगा, क्योंकि उसके बाद उसका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। उस दरमियान वो आपके पास, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, वहां भिजवाया जा सकता है जी। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर सिटीजन है जिनको आवश्यकता हो जी तो वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। और देवरस जी, साहब का नंबर तो हम लोगों के पास है ही, अगर जरूरत होगी तो आप उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट जरूर मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी 1-2 प्रश्न जो है अगर लोग जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरा स्वयं का ये प्रश्न है कि सिर्फ लड़के ही ट्रेन किए जाएंगे या लड़कियां भी ट्रेन की जाएंगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो सिर्फ महाराष्ट्र की ही लड़के लड़कियां रहेंगे या दूसरे प्रांत के भी लड़के लड़कियां वहां आ सकती हैं? नंबर 3, वहां रहने के लिए रेसिडेंशियल कोर्स होने के कारण से उनको आर्थिक मदद या आर्थिक सहायता क्या इंस्टीट्यूट देगा या सरकार देगी? इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करें। पहले तो सर मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसलिए लड़कों का पहली जो बैच है हमारी, पहली दूसरी कम से कम 1-2 बैचेस हम केवल लड़कों के लिए करने वाले हैं। हमारे पास कैपेसिटी हमारे हॉस्टल की 100 की है, लेकिन हम लड़कियों को एडमिशन अभी नहीं देने वाले हैं। और हमें वो मिक्स भी नहीं करना है। मतलब मान लीजिए हमें 30 लड़कियां मिल गई, बाकी के लड़के मिल गए। वी डोंट वांट टू मिक्स बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। हम आगे चल के ये कर सकते हैं कि हम लड़कियों की ही एक बैच हम शुरू कर सकते हैं, वो हम करेंगे, लेकिन हम इस तरह का लड़के और लड़कियों का मिक्स हम फिलहाल नहीं रखना चाहते जी। उसके बाद सर का एक क्वेश्चन और भी था कि आर्थिक मदद जो है वो कौन इसमें देगा। तो इसमें जो है हमारा जो टाई अप है वो बैंक के साथ है डायरेक्टली। बच्चे को घर से कुछ नहीं लाना है। ये लड़का घर से कोई
मदद, आर्थिक सहायता इसको घर से लेनी नहीं है। ये लड़का आ सकता है घर से और इसका बाकायदा इसका टेस्ट होगा, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। शायद ये बात कहीं ना कहीं मिस हो गई है कहने में कि छूट गई है। आपके लिए जी ये छूट गई है। तो हम अगर किसी बच्चे को कहीं प्लेसमेंट दे रहे हैं तो भाई बहुत जरूरी है कि उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ अब होना इसमें चाहिए। अब जिनको सर्विस की जरूरत है, अगर वो लेडी पेशेंट हैं और लेडी हाँ। पेशेंट को जरूरत है तो आप जेंट्स को तो हम भेज नहीं सकेंगे। तो उस स्थिति में क्या आपके नहीं। पास में कोई विकल्प है? नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा सेंटिमेंटल और सेंसिटिव प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी आप प्रोवाइड करेंगे सर्विस गिवर, आपके यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी के ऊपर में कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो उसके लिए कुछ आपने सावधानियां बरतने वाली हैं या कुछ उसके लिए आपने कुछ सोचा है? इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। जी जी। मैं पहले सवाल का जवाब आपके देना चाहूंगी कि अगर कोई फीमेल पेशेंट है और उनको किसी तीमारदार की अगर जरूरत है तो देखिए सर, फिलहाल की स्थिति में ऐसा कोई दावा हम नहीं कर सकते। हम झूठे किसी भी प्रकार के वादे हम नहीं कर सकते कि हम तुरंत ही आपको दे देंगे या प्रोवाइड करेंगे या मे बी हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ शुरू होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक हम सक्सेसफुली 1 या 2 बैचेस हम नहीं निकाल लेते, हम लेडीज को इंडक्ट इसमें नहीं करना चाहते। ये पहली बात। ये विकल्प अगर इसका देना है तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा मेरे पास फिलहाल कि अगर ऐसी बहुत नीडी हैं तो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे नर्सेस की प्रोविजन होती है। हमारे पड़ोस में मिसेस पांडे हैं, उनका एक पैर कट गया है डायबिटीज से, तो बाकायदा 8-8 घंटे के लिए नर्सेस आती हैं उनके पास में। तो फिलहाल तो ये काम इसी तरह चल सकता है, आगे जाके शायद हम कुछ कर पाए इसके बारे में। दूसरी बात, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या ईमानदारी और ऑनेस्टी, इसके बारे में क्या। तो सर देखिए, दिन की शुरुआत ही प्रार्थना से, योगा से, प्राणायाम से, विपश्यना से, रामदेव बाबा के कार्यक्रमों से और हर चीज से हो रही है। और बच्चे का हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करने की पूरी कोशिश 1 साल में यहाँ हम करने वाले हैं। और उसमें एक जोड़ दूं कि चूंकि उसका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है, वो कस के होने वाला है। पुलिस वेरिफिकेशन नाम मात्र के लिए नहीं, उसकी पूरी फैमिली का, उसके सारे जहां जिस परिवेश में वो रहता है, उसके कैसे कैसे लोगों के बीच वो रहा है, बड़ा सोच समझ के बच्चे को लिया जाएगा इसमें। इसीलिए ये चांस बहुत कम होगा कि वो बच्चा जो है वो कुछ किसी प्रकार का दिक्कत देगा। और तीसरी एक बात और जोड़ दूं जो फिर हमारी बातचीत में मुश्किल जो नहीं आई, वो ये है कि 1 साल के इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के बाद देयर इज ए 1 year ऑफ पोस्ट प्लेसमेंट मॉनिटरिंग। इस बात को शायद कहीं आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि 1 year ऑफ पोस्ट प्लेसमेंट मॉनिटरिंग, कि बच्चा अगर हमने आपके घर भेजा है तो 1 साल वो बच्चा हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगा कि उसका आपसे रिश्ता कैसा है, वो वहां कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये पूरा हमारी संस्था से आई टू आई कांटेक्ट रहेगा हमारी इंस्टीट्यूट का, और हमारा एक आदमी केवल इसी काम में रहेगा कि क्या आप उससे संतुष्ट हो और वो आपसे संतुष्ट है या नहीं है। तो ये सारी बातें इसमें हैं। हमने कोशिश पूरी की है मॉडल को एक फुल फ्लेज बनाने की। तो मैं समझती हूँ देवराज सर की शायद ये कोशिश जो है हमारी धीरे धीरे कामयाब होगी, और आपके भी सुझाव जो हैं इसमें वो वेलकम है। आप अपने सुझाव देवराज सर के पास दे सकते हैं, और आगे जब हम कभी मिलेंगे एक और बार तो आपसे डिटेल में बातचीत होती रहेगी इस बारे में और भी। जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रयास है। एक डाउट मैं और क्लियर करना चाहूंगा, बोलिए ना। कि उसकी जो भी कास्टिंग होगी, जैसा उसका रहने का, खाने का, कपड़े लत्ते, जो भी रिक्वायरमेंट एक जनरल होती है, ये 15,000 के अलावा होगी मैडम, या उस 15,000 में कुछ इंक्लूडेड है? मैं फाइनेंशियली मतलब मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियली, जी फाइनेंशियली ऐसा है सर कि
15,000 तो उसको हाथ में देने हैं अपने ओके को। ओके अंडरस्टूड। और खाना पीना बाकी का जो है, जैसा हमारा बच्चा हमारे साथ हाँ रहता हाँ है, समझ गया मैं। तो उस हिसाब से वो आपके फैमिली में, परिवार में रहेगा। नहीं, क्योंकि क्योंकि वो ही अगर खाना कोई बनाने उसमें बनाएंगे। प्रयास करता है तो उसको पूरी जी, जानकारी है, इसलिए मैंने ये प्रश्न नहीं किया। नहीं, बिल्कुल 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 सही बहुत प्रश्न है। अच्छा और सार्थक कोई प्रयास प्रश्न है। है सर? थैंक यू मैडम। जी जी। हम राज्य सरकार से निरंतर कोऑर्डिनेशन में हैं। राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। हालांकि वो नई सरकार आने के बाद से वो अभी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन पिछली सरकार ने उसका गठन कर दिया था और उसमें अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दिलवाई जा सकती हैं, उसके प्रयास यहाँ पर निरंतर जारी हैं। हम लोग अभी कोरोना काल में विशेष कुछ नहीं कर पाए हैं, फिर भी हम सामाजिक न्याय और मंत्रालय से लगातार संपर्क करके कुछ एक योजनाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समाज में उन्नति की जा सके। और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन सबको हम जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जा सके। उसी संदर्भ में 2007 का जो कानून बनाया हुआ है, उस कानून के अंतर्गत सभी थाने हैं, उन थानों में एक सर्वे करवाया जा चुका है वरिष्ठ नागरिकों का। और जो वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनकी देखभाल के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त करवाए जा रहे हैं और काफी कुछ इस दिशा में हमारे यहाँ प्रगति हुई है और उस बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। रूरल एरियाज में भी हम लोग संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें जो सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जाती हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है और जो आने जाने में जो कंसेशन रोडवेज द्वारा दिया जाता है, हमारे यहाँ 40% कंसेशन है रोडवेज के किराए में, वो सभी को दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी के कार्ड बनाने पड़ते हैं, वो कार्ड हमारे वरिष्ठ नागरिक जन संस्थाओं की ओर से बनवाते हैं। और इसी तरीके से हमने भारत सरकार से डिमांड की है इसी संदर्भ में कि वो जो 40% का कंसेशन दे रहे हैं उसको 50% करें। जो लोग जो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो इन सुविधाओं का उपयोग कर सकें। हमने यहाँ राजस्थान रोडवेज में भी 50% कंसेशन देने की आग्रह राज्य सरकार से किया है, जिसका आश्वासन राज्य सरकार ने हमें दिया है। वो शीघ्र ही इस कार्यवाही करेंगे। अभी तक वो 30% कंसेशन दे रहे हैं। अभी जो कोरोना काल में सभी ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्हें सुविधा खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी, उस में हमने राज्य सरकार से मिलकर हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिलवाने का प्रबंध करवाया और उसमें हमारे लोगों ने मिलकर के उनको ये सुविधाएं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें हम काफी कुछ सफल रहे हैं। सभी जो लोग कोरोना से ग्रस्त हुए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने का हमने काफी प्रयास किया है और ऐसे लोग जिनका कोई भी नहीं था उनको हर तरीके से सहयोग करने की हमारे संस्थाओं ने प्रयत्न किए हैं। उसमें हम काफी सफल रहे हैं। गर्ग साहब, एक जानकारी चाहूंगा, आपके यहाँ राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन कितनी और किनको दी जाती है? और इसी तरह आपका नीति आयोग से, क्या आपका नीति आयोग से पंजीयन हो गया है
ये दो जानकारियां आप देने की कृपा करें। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जहां तक है, 55 से 75 के बीच में 750 रुपए दे रहे हैं और 75 से ऊपर 1000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। इसी तरीके से पुरुष जो 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं लेकिन 75 से नीचे हैं, उनको 1000 रुपए दे रहे हैं और 75 वर्ष से अधिक को 1500 रुपए दे रहे हैं। हमने राज्य सरकार से इस पेंशन को समान रूप से सभी को 3000 रुपए कम से कम देने का आग्रह किया है। ठीक है सर। नीति आयोग से आपका पंजीयन हुआ है? जी, नीति आयोग से हमारा पंजीयन है। और ये आपके यहाँ राजस्थान में ओल्ड एज होम जिन्हें कहा है, वृद्धाश्रम महिलाओं के लिए क्या अलग वृद्धाश्रम है? यदि है तो वो कितने हैं, क्या है, निःशुल्क है या शुल्क है? महिलाओं के लिए अलग से वृद्धाश्रम नहीं है, वो सब कंबाइंड ही हैं जी, अलग से नहीं है। कुल वृद्धाश्रम राजस्थान में जो मेरी जानकारी में है वो 20 हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर मेरा एक प्रश्न है, ये जो वृद्धाश्रम पेंशन वृद्ध लोगों की पेंशन राजस्थान में लागू है, उसमें क्या फाइनेंशियल कोई लेवल है क्या? क्राइसिस बीपीएल के लिए है या इन जनरल इस एज ग्रुप को किसी को भी मिल सकती है? ये ज्यादातर तो जिन लोगों के आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन्हीं के लिए है, तो अबव पॉवर्टी लाइन नहीं है। अच्छा। अबव पॉवर्टी लाइन ऐसे लोगों के लिए है जिनका कोई नहीं है। अच्छा, नहीं क्या है, बीपीएल पेंशन तो थोड़ी सी यहाँ भी है, दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की छत्तीसगढ़ में, परंतु कई जगह ऐसी स्थिति दिखती है कि वो दिखने में तो एपीएल का है पर वास्तव में वो नीडी है। तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि वो अप्लाई करके या कुछ वेरिफिकेशन करके उसे कुछ सी प्रकार से इस पेंशन से सपोर्ट दी जा सके? एपीएल के केस में ऐसा है। हाँ सर, एपीएल के लिए बोल रहा हूँ। एपीएल के केस में ऐसा है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार जी आंध्र प्रदेश और केरला में ये पेंशन 3000 और 2000 है और ये सभी के लिए है, इसमें कोई एपीएल बीपीएल का कैटेगरी नहीं है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है उन राज्यों में कि इस व्यक्ति के पास में आय का कोई दूसरा जरिया ना हो और वो अगर यदि है भी तो वो इनकम टैक्स पे ना हो और अगर पेंशन होल्डर ना हो किसी प्रकार का, तो अगर दूसरी पेंशन अगर उसे मिलती है तो ये नहीं मिलती है। अदर देन दैट बाकी सभी लोगों को उस ओल्ड एज पेंशन के नाम से ये वाईएसआर गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल पहले से चालू किया हुआ है और वहां दी जा रही है। गोवा में भी इसी तरह की स्कीम है और वहां पर भी पेंशन 2500 के लगभग है। तो हम सभी लोग अगर सभी राज्य मिल करके केंद्र सरकार से ये दबाव डालें कि ये सब पेंशन समान रूप से दी जानी चाहिए और सभी को दी जानी चाहिए, सिर्फ एपीएल बीपीएल ना इसमें लगाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 दिसंबर 2018 के ऑर्डर के मुताबिक, निर्णय के मुताबिक रियलिस्टिक पेंशन देने का पूर्ण रूप से सरकार को आदेश दिया है और यह पेंशन पूरे देश में समान रूप से दी जाए, ये ऐसा भी कहा गया है। अतः हम लोग ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि किस राज्य में किस तरह की व्यवस्था है और उन व्यवस्थाओं में समानता लाने के लिए हम सरकार से निवेदन कर सकें। धन्यवाद। एक और हमारे यहाँ स्कीम है सर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जी। देवस्थान विभाग राजस्थान इस तीर्थ यात्रा योजना को ऑपरेटर है। ये योजना 2013 में रेल यात्रा के रूप में प्रारंभ की गई थी और वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न
नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें 10,000 लोगों को एक वर्ष में यात्रा कराई गई थी 2013 में। और इस योजना के अंदर 2016 से हवाई यात्रा भी शामिल कर ली गई थी, जिसमें 5,000 लोगों को रेल द्वारा यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया था और 5,000 लोगों को हवाई जहाज द्वारा तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया था। ये इसी तरीके से ये लगातार हर साल जारी रही है और अभी 2020 में ये यात्रा नहीं हो पाई, तो 15, 16, 17, 18 हर साल ये यात्रा राज्य सरकार ने अपने खर्चे से कराई है। इसमें बस एक ही क्राइटेरिया है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इनकम टैक्स पेयर ना हो। इस तरह की योजना छत्तीसगढ़ में 3 साल तक बराबर चली है। ये पिछले साल से अभी इसका सरकार बदलने के बाद में शायद वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है या कोरोना के कारण से यह संभव नहीं हो सका है। अन्यथा छत्तीसगढ़ में यह योजना 2014 से लागू है और ये भी रेल से ही है, सिर्फ रेल से ही भेजा जाता है, तीर्थाटन योजना कहलाती है। धन्यवाद। हमने अपने स्तर पे कुछ संस्थाओं ने हमारे वरिष्ठ नागरिकों की विदेश यात्रा का आयोजन भी किया था, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया की एक यात्रा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 35 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया था। और किसी को कोई जानकारी चाहते हो तो सोनी जी पूछ लीजिए। हाँ सर, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि शायद अभी किसी का प्रश्न तो नहीं है, फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था सोनी जी। हाँ बताइए। गर्ग जी से, हाँ गर्ग जी को मैं बधाई देना चाहूंगी। और एक छोटा सा प्रश्न था मेरा कि उनकी योजनाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में और खास करके महिला स्वास्थ्य वरिष्ठ जनों के लिए कुछ योजनाएं है क्या? क्योंकि राजस्थान में महिलाओं का जो शोषण होता है उसके बाद वृद्धावस्था में पहुंचते तक मेरे को लगता है उनको स्वास्थ्य की आवश्यकता ज्यादा है, तो उसमें कोई योजना है क्या जिससे हमको भी मार्गदर्शन मिल सके? नमस्कार बहन जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं इस का उल्लेख करना भूल गया था। हमारे यहाँ सभी वृद्ध जनों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी जनों को हर तरह का स्वास्थ्य फ्री में दिया, स्वास्थ्य लाभ के लिए जो हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज किया जाता है, चाहे किसी भी तरीके के उनके टेस्ट हों, चाहे दवाइयां हों, हर चीज मुफ्त में दी जाती है। सरकार उसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है। ये योजना ये पिछले 7 साल से हमारे राज्य में चल रही है। किसी तरह का दवाइयों का, टेस्ट का कोई खर्चा नहीं लिया जाता है। और अब तो प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक की वो आयुष्मान भारत में भी वो स्कीम बना दी है भर्ती वगैरह के लिए, लेकिन हमारे यहाँ उससे पहले से ये लागू है। और इसमें सभी वृद्धजन, चाहे इनकम टैक्स पेयर हो या ना हो, सबके लिए ये लागू है। टेस्ट भी फ्री है, दवाइयां भी फ्री हैं, सरकार की तरफ से दी जाती हैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका प्रश्न भी बहुत सार्थक था। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की। अब मैं अंधारे सोनी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ गर्ग जी से। शर्मा साहब बोलिए सर। जी हाँ जी 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 प्लीज। गर्ग जी प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये है कि व्यस्त नागरिक के लिए, वृद्धावस्था के लिए शहरों में तो काफी कुछ लोग हैं, विशेषकर इसका फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होना चाहिए। तो राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर की स्थितियां अच्छी हैं और कहाँ अच्छी नहीं है, और उनके लिए क्या विशेष कार्यक्रम आपके द्वारा नागरिक संघ द्वारा जो है चलाया जा रहा है, ताकि हम लोग भी उसका अनुसरण जो है छत्तीसगढ़ सर्कल में भी कर सकें और उसको हम लोग लाभ दे सकें। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, जैसा आप सभी को ज्ञात है। और राजस्थान में जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थल में
इस जो जीवन की जो सुविधाएं हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है गर्मियों के वक्त में। पानी की भी सुविधा बहुत कम जगह पे है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ दूर दूर तक 10, 12, 15 मील के एरिया में पीने का पानी भी ढंग से उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि घर का एक व्यक्ति एक ऊंट और गाड़े के साथ उसके ऊपर पानी की टंकी लेकर के दिन भर पानी ढोने में ही लगा रहता है। पशुओं के लिए भी पानी उनको वहां लेकर के आना पड़ता है, पशुओं को पिलाने के लिए भी। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो परिवार हैं वो बड़ी मुश्किल में अपना जीवन यापन कर पाते हैं, और दिन भर उनको पानी के लिए ही लगा रहना होता है। ऐसे समय में हमने राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि इंदिरा गांधी नहर कैनाल जो जैसलमेर तक ले जाए अब पहुंच गई है, उससे पाइपलाइन डाल करके ऐसे गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में हमारी राज्य सरकार ने काम शुरू किया है, और अब शेखावत जी जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो जल संसाधन मंत्री हैं केंद्र में, वो विशेष रूप से इस योजना को वहां पे क्रियान्वित करने का सफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी किया है कि घर घर पाइपलाइन से पानी पहुंचे। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, हमारे ज्यादातर लोग गांव में न रह निवास करके अपने अपने खेतों पे निवास करते हैं, और खेतों पे तक पानी ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन सबको गांव में माइग्रेट करने की एक सकल योजना उनको बनानी पड़ेगी, ताकि उनके लिए पानी वहां गांव में उपलब्ध कराया जा सके। और खेतों तक पानी ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब पानी वैसे ही उपलब्ध नहीं है तो खेत तक तो पाइप से कैसे पहुंचेगा। आगे कभी कोई योजना इस रूप में बन सकती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ का जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान संपन्न है, पूर्वी राजस्थान के गांव भी संपन्न हैं, और गांव में एक एकल गांव में सभी इकट्ठे रहते हैं, वहां ये सुविधाएं लगभग सभी घरों में उपलब्ध हो रही हैं। धन्यवाद वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जी, समय को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा अंधारे साहब से। और सोनी जी, हाँ, कर्नाटका की पद्मा कीनी भी जुड़ी हुई है। पद्मा कीनी मैडम को मैं देख लिया हूँ, और अंधारे साहब की ये जवाबदारी है कि उनको धन्यवाद दें। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मैडम को काफी देर से देख रहा हूं मैं, और मैंने सोचा कि शायद अंधारे साहब भी देखे होंगे। धन्यवाद मैडम, आप जुड़ते रहिए, हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम चलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चंद्रकांत अंधारे साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सभी का धन्यवाद ज्ञापन और अपनी बात कहें। मेरे पास टोटल 5 मिनट बचा हुआ है सर आज के कार्यक्रम। थैंक यू सर, थैंक यू पद्मा मैडम, थैंक यू। बहुत ज्यादा हो जाता वैसे। मैं कहना चाहता हूं कि नागपुर से जो आए हैं राजेश्वरी वानखड़े और अनिल वानखड़े जी ने जो नागपुर के बारे में जो संस्था चला रहे हैं वहां पे, और जो वो बहुत ही अच्छी है, और इस प्रकार के जो है अपने को मार्गदर्शन दिया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में ये संस्थाएं जोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि राजस्थान के बारे में ये अपने राधेश्याम भी अग्रवाल जी ने विजय गर्ग ने ये जानकारी दी है, वो बहुत ही लाभकारी है, और मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे प्रथम धन्यवाद देता हूं मिस्टर पीएच सोनी को कि भाई सर थैंक यू चरण करते हैं, और इसमें कितना ज्यादा आपको एक मेरे ख्याल से 5-6 घंटे पहले से आपको ये अपना सिस्टम पड़ता है, और मैं समझ सकता हूँ चीज को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो सचिव है
जैन, लालचंद जैन, लालचंद जी, वो उन्होंने उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री देवरत साहब का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये काम शुरू किया है वर्चुअल मीटिंग का। और वर्चुअल मीटिंग में हम ये कोशिश ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमको जितने जगह से हमको जानकारी मिले वो उसको हम एकत्रित करें और उसमें अपन क्रियान्वयन करें। अच्छा, जरूरी नहीं है, इसमें बाकी के सदस्य भी जुड़ सकते हैं। 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा ये, और आपको आनंद आएगा। और जो भी बोलना चाहते हैं सबके लिए खुला मंच है, और इस पूरा आनंद ले सकते हैं, अपनी भावनाएं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और धन्यवाद अगेन जो बाहर से जो आए हैं, हमारे विजय गर्ग जी और राजेश्वरी वानखेड़े जी और अनिल वानखेड़े जी, ये बहुत अच्छा राधे श्याम अग्रवाल और पद्मा किनी। हाँ, राधे श्याम अग्रवाल ये जो आए हैं, और पद्मा किनी, हाँ, धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा अपने सदस्यों का, अपनी समिति के सदस्यों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं अलग से, जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बालको नगर से मेरा सहयोग करते हैं। उनकी उपस्थिति के लिए मैं आभारी हूं। और मुझे बड़ी खुशी होगी ये बात आप लोगों को शेयर करते हुए कि मेरी समिति से 40% से कम उपस्थिति कभी नहीं रही। आज भी हम लोग 32 लोग, 1 मिनट सर, 33 लोगों ने ज्वाइन किया, और इसमें 13 सदस्य मेरी समिति से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगा मैं अपने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करूं। प्रेमलता राजपूत मैडम भी जुड़ती हैं हर बार, मुझे अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। मंजू जैन तो मैडम है, महिलाओं का सहयोग पद्मा किनी मैडम है, देखिए कर्नाटक से जुड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं का जुड़ना यानी सोने में सुहागा है। आप अगर अपने परिवार के साथ बैठेंगे, आई मीन स्पाउस के साथ, तो शायद ये कार्यक्रम और ज्यादा सार्थक होगा और महिलाओं का जुड़ाव तो बढ़े। और एक कार्यक्रम हमें महिलाओं का अलग से रखना है, जो चर्चा हुई है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जुड़ने वालों को मैं चाहूंगा कि वो अपने और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें। और इस मीटिंग का जो उद्देश्य है कि आपस की जानकारी जो होती है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको ग्रहण करें और अपने क्षेत्र में इस विषय पर कोई काम कर सकें। अंधारे साहब का, देवरत साहब का, लालचंद जैन जी, हमारे देवेंद्र कुमार शर्मा जी, इन सभी के प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हो पाता है। और मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और निवेदन करूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरीके से हर बुधवार 11 बजे हमको ज्वाइन करें। और आपका जो भी मार्गदर्शन होगा, हम भी प्रयास करेंगे कि हम उसमें काम कर सकें। और आपस में जिस तरीके से हम कोरोना काल का लाभ उठा रहे हैं, ये लाभ सभी लोगों को मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से कि कार्यक्रम को अगले हफ्ते ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके सर, गुड बाय। धन्यवाद, धन्यवाद सोनी जी, सभी को पुनः पुनः धन्यवाद।